इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हेजिंग सेक्ट लीडर फिर से ताना मारते हुए पूछता है, क्या सच में अगर हम यूनहियन को यहां मार दें तो हमारी रेप्यूटेशन पर असर पड़ेगा? एक हल्की सी मुस्कान यूनहियन के चेहरे पर आती है। वो सोचता है, मैं तो यहां इसी वजह से आया हूं। यूनहियन अपनी तलवार मजबूती से पकड़ता है, आंखों में इंटेंसिटी के साथ आगे देखता है। वो ऐलान करता है, मैं इस बेकार से ड्यूल को स्वीकार करता हूं। आओ, सबके सब मुझ पर एक साथ वार करो। हुएजेंग के एल्डर्स अपनी तलवारें निकालकर यूनहियन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यूनहियन अपने मन में सोचता है कि असल लड़ाई अब शुरू होने वाली है। एक गॉर्जियस इमारत के अंदर से जोर जोर की हंसी और धीमी धीमी फुसफुसाहट की आवाजें गूंज रही होती हैं। जैसे जैसे रात बीतती है, एक आदमी जोर से हंसता है। वो एक अन्य व्यक्ति से कहता है, इस बार वो यंग मास्टर होदेन से ड्यूल करने गया है। फिर वो एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, कितना अफसोस है, इतनी कम उम्र में इतना प्रतिभाशाली लड़का। दूसरा आदमी भी उसकी बात में हामी भरता है और पूछता है, क्या यह सही है कि किसी इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस, एक ईवल सेक्ट को ड्यूल के लिए चुनौती दी जाए? एक वृद्ध सफेद बालों वाला व्यक्ति शांत भाव से अपने कप से एक घूंट चाय पीता है। वो कहता है, अक्सर ऐसा ही होता है। फिर वह आगे बोलता है, जब कोई जवान होता है तो उसे लगता है कि दुनिया उसी के हिसाब से चलेगी। और फिर कंक्लूजन के रूप में कहता है, यह भी एक तरह की मासूमियत होती है। टेबलों पर बैठे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक आदमी टिप्पणी करता है, लगता है यूनहियन ने सिर्फ अपनी स्किल पर भरोसा किया और बिना सोचे समझे कदम उठा लिया और इसी वजह से अपनी मौत को बुला लिया। दूसरा आदमी सहमति जताते हुए कहता है, हुएजेंग बाहर से तो एक सेक्ट लगता है, लेकिन भीतर से वो किसी डाकुओं के अड्डे से कम नहीं है। फिर वो कहता है कि यूनहियन शायद अब तक दफन हो चुका होगा, लेकिन अचानक कोई शॉप में एंटर करता है। उसके बूट्स खून से सने हैं। एक वेटर उस बंदे को देखकर शॉक में गैस्प करता है। यूनहियन डोरवे में खड़ा है, उसका बॉडी खून और कट्स से कवर है और वो अपनी तलवार टाइट पकड़े हुए है। वो एक बाउल नूडल्स मांगता है। लोगों में खामोशी छा जाती है। शॉक्ड वेटर स्टैमर करता है, यूनहियन से पॉलिटली कहकर अंदर आने और बैठने को बोलता है। यूनहियन धीरे धीरे उन टेबल्स के पास से गुजरता है जहां लोग अभी उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे, और अब सब साइलेंट हैं। ब्लडी फेस के साथ वो सोचता है कि होडेन सेक्ट के मेंबर्स बिल्कुल पागल हैं। वो एक्नॉलेज करता है कि वो सच में लगभग मर जाता। वो रियलाइज करता है कि ये सिर्फ 10-on-1 बैटल नहीं था। उन्होंने अपने वेपन्स को कॉवर्डली पॉइजन भी किया था। अच्छा हुआ कि उसने टॉप टीयर मेडिसिन सीखी थी जब वो मार्शल अलायंस का स्ट्रैटेजिस्ट था। अगर उसने एंटीडोट पिल्स और स्टिमुलेंट्स जो पहले से प्रिपेयर किए थे न ले होते तो वो मर जाता। वो अपनी रिकलेक्शन कंटिन्यू करता है और उस क्रेजी ओल्ड मैन का फाइनल डेपरेट एक्ट याद करता है। वो याद करता है कैसे क्रेजी ओल्ड सेक्ट लीडर गुस्से में जोर से चिल्ला रहा था, उसका चेहरा डिस्टॉर्टेड और रेज में, और अपनी रिमेनिंग फोर्सेस को फ्रैंटिकली कमांड कर रहा था कि यूनहियन को किसी तरह मार दो। ये सुनकर सेक्ट के सारे सोल्जर्स स्पीयर्स और एरोस के साथ बैटल फॉर्मेशन बनाते हैं और चार्ज करते हैं। लेकिन यूनहियन बीस्ट की तरह फाइट करता है, सरवाइव करने के लिए एक साथ कई लोगों से लड़ता है। यूनहियन फाइट के आफ्टरमाथ को सर्वे करता है जहां काउंटलेस डिफीटेड बॉडीज बिखरा हुआ है। वो सोचता है कि उसने उनके मिलिडियंस कट किए जो अभी भी ब्रीथ कर रहे थे ताकि वो रिवेंज न ले सकें। जब यूनहियन अपना मील फिनिश करता है, वो अपने हाथ को देखता है। थोड़ा ट्रेम्बल कर रहा है, शायद क्योंकि उसने ज्यादा स्टिमुलेंट्स लिए थे और टेंशन अभी भी नहीं जा रही। वो कंक्लूड करता है कि अगले कुछ दिन वो स्लीप नहीं कर पाएगा। वो अपनी तलवार उठाता है और सोचता है कि एक और ड्यूल ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के साथ करना पड़ेगा। यूनहियन बिना इंजरी के कामली चला जाता है, लोगों के टेबल्स के पास से गुजरता है। उसके बारे में स्टोरी वाइल्ड फायर की तरह स्प्रेड हो जाती है कि यंग मास्टर ने हुएजेंग के फियर्स बैटल के बाद नूडल्स खाए और तुरंत दूसरे ड्यूल के लिए निकल गए। यूनहियन के बारे में वाइडली बातें होती हैं और सियोजोंग सिटी एक्साइटमेंट में बज करता है। लोग उस मैड मास्टर को एक फिटिंग निकनेम देते हैं, इन्फिनिट फाइटिंग मॉन्स्टर यूनहियन। यूनहियन लड़ते हुए सोचता है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है और जो पीक का रास्ता वो ढूंढ रहा है वो अनंत दूर है। यूनहियन अपने ओपोनेंट से तलवार टकराता है जिससे लाइट एंड पावर का धमाका होता है। वो सोचता है कि इसीलिए उसे लगातार लड़ना होगा और जीवन मृत्यु की सीमा को पार करके उस जगह तक पहुंचना होगा।
यूनहियन जानता था कि बिना टैलेंट के इंसान को क्रेजी बनना पड़ता है ताकि वो दीवार को तोड़ सके। अगर टैलेंट नहीं है तो पागलपन होना चाहिए। यही एक तरीका है जिससे एक टैलेंटलेस जीनियस तक पहुंच सकता है। उसके बाद उसने युंगो सिटी के विभिन्न हिस्सों में खोज की, रोज कई बार ड्यूल्स लड़ते हुए, चाहे वो ऑर्थोडॉक्स हों या इविल सेक्ट। ऐसे ही 5 साल गुजर गए। लड़ते वक्त यूनहियन हवा में कूदकर माउंटेन ब्रेकिंग स्वॉर्ड आर्ट 14th फॉर्म ची माउंटेन हार्ट स्ट्रीम छोड़ता है। वो जानता है इसकी ऊर्जा एक पहाड़ जैसी है और इसका दिल आसमान जैसा। जोर लगाते हुए उसका चेहरा दर्द में बिगड़ जाता है। वो सोचता है कि ये वही तलवार की धारा है जो सिर्फ शिखर पर पहुंचने पर इस्तेमाल हो सकती है। सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए प्रकट करना भी उसके मन पर भारी बोझ डाल देता है। उसके दांत भींचते हैं, आंखों में दर्द और दृढ़ता के साथ। वो कहता है कि अगर ऐसे नहीं करेगा तो कभी कैचअप नहीं कर पाएगा। अचानक उसका ओपोनेंट और ऊपर कूदता है और अपना हथियार लेकर हमला करता है। यूनहियन उस हमले से टकराता है। दोनों की तलवारें मिलकर रोशनी का तेज झटका पैदा करती हैं। लेकिन वो काफी नहीं था, क्योंकि उस वार ने उसकी सारी स्वॉर्ड एनर्जी तोड़ दी और उसे दीवार में फेंक दिया। दर्द में यूनहियन सोचता है कि एक ही वार ने सब कुछ छीन लिया। धूल के बादल से उसका ओपोनेंट सामने आता है और कहता है, यूनहियन की खयाती पहले से ही आई थी। मुझे बहुत उम्मीद थी, लेकिन तुम अभी भी क्लमजी हो, यंग मास्टर सीओ, द इन्फिनिट फाइटिंग मॉन्स्टर। पता चलता है कि ओपोनेंट किम योंग हुन है, कॉन्फिडेंट स्मिर्क के साथ ग्लोइंग स्वॉर्ड पीछे। क्लियरली बोलता है कि वो जीत गया सोचता है। यूनहियन धीरे से ब्रोकन ग्राउंड से उठता है, एफर्ट के साथ ग्रंट करता है। रिप्लाई करता है, यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यूनहियन किम योंग ह्यून को इम्प्रेस्ड देखता है। वो रिफ्लेक्ट करता है कि किम योंग ह्यून लास्ट ईयर से और भी स्ट्रांग हो गया है और पूरे 5 साल में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यूनहियन टाइटली स्वॉर्ड ग्रिप करता है, क्वेश्चनिंग करता है कि इन 5 सालों में उसने क्या किया, क्योंकि अभी भी उसका रियल्म टॉप टियर के ऊपर नहीं है। पेन के साथ वो सोचता है कि टैलेंट सच में इंसान को मिसरेबल बनाता है। किम योंग हुन बिल्डिंग के पास आता है, यूनहियन को सरप्राइज करता है। यून पूछता है कि क्या लाया, याद दिलाते हुए कि हमने हर 2 साल में मिलने का एग्रीमेंट किया था। किम योंग हुन एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही वो ओयजोआन रीच करके मेजर सेक्ट्स विजिट करता रहा यंगो में, उसने रियलाइज किया कुछ। यूनहियन वर्ड्स कॉन्टेम्पलेट करता है। किम योंग हुन कंटिन्यू करता है, प्रपोज करता है कि वो एक सेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने का सोच रहा है, द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट अंडर हेवन के नाम से। किम योंग हुन स्माइल करता है और यूनहियन को पोजीशन ऑफर करता है। यूनहियन शार्पली डिक्लाइन करता है, बोलता है कि वो अपनी करंट स्टेट से कंफर्टेबल है। यूनहियन किम योंग हुन को ग्लांस करता है, आइज नैरोव्ड इन डिसअप्रूवल। सोचता है कि किम योंग हुन ने मार्शल लॉ डिजीज डेवलप कर ली है। अगर वो ऑफर एक्सेप्ट करता तो वो स्ट्रेटजिस्ट या वाइस सेक्ट लीडर बन के काम करेगा जैसे डॉग। वो रेजोल्यूटली अफर्म करता है कि पिनेकल तक पहुंचने के लिए हर मिनट और सेकंड प्रेशियस है। वे बातें कंटिन्यू होती हैं। किम योंग हुन कहता है कि शायद ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करने के बाद मिलना मुश्किल होगा और परसुएट करता है यूनियन, बोलते हुए कि वो गाइडेंस ड्यूल्स के लिए हमेशा स्टिक कर सकता है। यून हियान साइज प्लेनली बोलता है कि वो नहीं जाएगा, चाहे कंडीशंस कितनी भी अच्छी हों। वो रिफ्लेक्ट करता है कि पास्ट लाइफ में काउंटलेस गाइडेंस ड्यूल्स मिल चुके। वो स्वॉर्ड ग्रिप करता है, सोचते हुए कि अभी उसे रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए। पास्ट लाइफ याद करते हुए यूनहियान रिकॉल करता है कि एल्डर योंग हुन ने कहा था कि लेट टॉप टियर रीच करने के बाद काउंटलेस रियल बैटल्स एक्सपीरियंस करना जरूरी है। इसलिए इस लाइफ में वो बस किम योंग हुन के एक्शंस ऑब्जर्व करता है दूर से। और इस तरह यूनहियान अपनी एंडलेस ज्वेलिंग जर्नी कंटिन्यू करता है। 20 और साल गुजर जाते हैं। किम योंग हुन फिर से वही हाउस आता है, डोर ओपन करता है, यूनहियन को अंदर बैठ के देखता है और रिमार्क करता है कि यूनहियन पाले लग रहा है। सैड लगते हुए यूनहियन फ्लोर में स्टेयर करता है और सोचता है कि फाइनली वो कुछ रियलाइज कर गया है। उसका टैलेंट हेवंस ने अबैंडन कर दिया। किम योंग हुन अब स्ट्रॉन्गेस्ट अंडर हेवन मच ओल्डर यूनहियान से बात करता है। किम योंग हुन पूछता है कि क्या अभी तक प्रोवेस रेज नहीं कर पाया डिप्साइट एंडलेस ट्रेनिंग। यूनहियान एक्सप्लेन करता है कि स्वॉर्ड एनर्जी की अंडरस्टैंडिंग अब बहुत एडवांस है फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट से, लेकिन एडमिट करता है कि फिर भी वो पीक लेवल आर्टिस्ट जैसे किम योंग हुन के अगेंस्ट 3 एक्सचेंजेस से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता। किम योंग हुन को भी ये स्ट्रेंज लगता है। वो कहता है कि किसी के पास यून हायन के वास्ट फाइटिंग एक्सपीरियंस हो आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकता था।
युन हियन बस ये मान लेता है कि यही उसकी क्षमता की सीमा है, एक ऐसी प्रतिभा जो आसमान ने छोड़ दी है। उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, जो उसकी कमजोरी को दिखाता है। वो कहता है कि वो सिर्फ आधा दिन तक ही अपनी सोड की एनर्जी बना सकता है। उसकी आशा है कि अगर वो एक पूरा दिन तक इसे बना पाया तो उसे एक नई राह मिल जाएगी। किम योंग हुन उसे शुभकामना देता है और एक मोटी किताब हाथ में देता है जो उसने अभी लिखी है, जिसमें उसने अपने वो अनुभव लिखे हैं जो उसे एक कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर से लड़ते वक्त मिले। वो याद करता है कि कैसे उसने वक्त खरीदने की कोशिश की और उनके मूव्स से बचकर निकलने में सफल हुआ। युनहियन देखता है कि किताब बहुत ही मोटी है, लगभग उतनी ही बड़ी जितनी एक मार्शल आर्ट्स सेक्ट के पूरे रिकॉर्ड्स। उसे समझ आता है कि ऐसे शक्तिशाली प्राणी से बचने के लिए कितनी गहरी सूझबूझ की जरूरत होती है। किम योंग हुन बस इतना कहता है कि कल्टीवेटर्स चलती फिरती प्राकृतिक आपदा होते हैं और उनके गुस्से से बचने के लिए गहरी समझ होनी चाहिए। युन हियन उसका धन्यवाद करता है और वादा करता है कि ये ज्ञान अगले पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखेगा। जाते वक्त किम योंग हुन उसे एक अंतिम संकेत देता है। वो कहता है कि युन हियन हमेशा अपने दिमाग में हर छोटी से छोटी स्पेशल इंफॉर्मेशन को संभालते रहे। युन हियन हैरान हो जाता है कि आखिर वो ऐसा कैसे करेगा। उसे लगता है कि सिर्फ पूरे दिन तक तलवार की एनर्जी बनाए रखने से ही उसका सिर फट जाएगा, तो लगातार अपने आसपास की दुनिया का सिमुलेशन करना तो नामुमकिन है। उसे डर है कि उसका दिमाग सच में फट जाएगा। फिर भी वो अपने शक को टाल देता है। सोचता है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा ने अगर ऐसा कहा है तो जरूर कोई वजह होगी। उस दिन से युन हियन हर एक ऑब्जेक्ट की जगह को याद रखने लगता है। 5 साल गुजर जाते हैं। अब वो सोर्ड की एनर्जी और स्पेशल ट्रैकिंग एक साथ करने लगता है, लेकिन इससे उसे चक्कर आने लगते हैं। अब काम सिर्फ देखने तक सीमित नहीं, बल्कि सुनने की जानकारी को भी ट्रैक करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि क्या वो ऐसी हालत में लड़ भी पाएगा। उसे लगता है कि अब और कोई सेक्ट बाकी नहीं जहां वो अपना हुनर आजमा सके। 30 साल तक उसने पूरे युगों में यात्रा की, हर बड़े और मध्यम सेक्ट का दौरा किया। अब कोई सेक्ट नहीं बचा, इसलिए वो डाकुओं को पकड़कर उनकी बाउंटी से जीवन चलाता है। उसे एहसास है कि यही राह उसने चुनी है, एक ऐसी राह जिसमें वो अपनी सीमाओं को कठोर दुश्मनों के खिलाफ आजमाता है, चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। 15 साल बाद युन हियन फिर से किम योंग हुन से मिलता है। अब युन हियन काफी बूढ़ा हो गया है और किम योंग हुन के चेहरे पर भी अनेक लड़ाई के निशान हैं। रिग्रेशन को 45 साल हो गए हैं। युन हियन बताता है कि अब वो अपने 5 इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को प्रोसेस करने में निपुण हो गया है, लेकिन इतनी पावरफुल अवेयरनेस के बाद भी वो एक पीक मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाया। किम योंग हुन अपनी कठिनाइयां बताता है, कहता है कि अब कल्टीवेटर्स ने उसके सिर पर भी इनाम रखा है। वो याद करता है कि कैसे उसने 2 कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स के हमले से बचकर उनमें से एक के गाल पर एक खरोंच छोड़ दी। वो कंक्लूजन निकालता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए कल्टीवेटर को हराना असंभव है। किम योंग हुन की कहानी सुनकर युन हियन अपनी हालत से उसका मेल करता है। दोनों सोचते हैं कि एक दूसरे के ऑपोजिट टैलेंट के बावजूद दोनों एक ही दीवार के सामने रुक गए हैं। किम योंग हुन एक स्पैरिंग मैच का सुझाव देता है ताकि फीडबैक मिल सके। युन हियन मान जाता है। लड़ाई तुरंत शुरू होती है और किम योंग हुन उसे आसानी से गिरा देता है। दोनों निराश हो जाते हैं। किम योंग हुन समझ नहीं पाता कि युन हियन अभी तक पीक पर क्यों नहीं पहुंचा। वो कहता है शायद युन हियन को एक कैटलिस्ट की जरूरत है, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन या एक्साइटमेंट। ये सुनकर युन हियन गुस्से से भड़क उठता है। वो चीख कर कहता है कि उसने 50 साल से सिर्फ तलवार ही चलाई है। वो चिल्लाकर अपनी बेबसी जाहिर करता है, कहता है कि वो सोते वक्त भी अपनी तलवार पकड़कर सोता है और अपने सपनों में भी तलवार की ऊर्जा को चलाए रखता है। वो आसमान से पुकार कर पूछता है कि क्यों उसे अगला पड़ाव नहीं दिखाया जा रहा। अपने दोस्त के दर्द को देखकर किम योंग हुन तुरंत एक नई मार्शल आर्ट बनाता है और उसके आकार पेड़ पर तराश देता है। आशा करता है कि इसे सीखने से युन हियन का मन शांत हो जाएगा। 5 साल बीत जाते हैं। रिग्रेशन को 50 साल हो गए हैं। अब एक बहुत ही बूढ़ा युन हियन जानता है कि उसके पास जीने के लिए बहुत कम समय बचा है। वो सोचता है कि उसकी प्रतिभा यहीं तक है और यहां तक कि जीनियस किम योंग हुन की भी अपनी सीमाएं हैं। उसे अफसोस होता है कि वे दोनों अपनी किस्मत से बच नहीं सकते। अचानक एक आवाज उस पर चिल्लाती है कि ये सब बकवास क्या है। युन हियन मुड़कर देखता है और स्तब्ध रह जाता है।
किम योंग हुन बुरी तरह घायल है और उसके दोनों हाथ पूरी तरह कट चुके हैं। यून हियन तुरंत मेडिकल टूल्स लेने दौड़ता है, लेकिन तभी किम योंग हुन उसे पकड़कर आसमान में उड़ जाता है। यून हियन हैरान रह जाता है कि वो उसे कैसे पकड़ रहा है, जबकि उसके दोनों हाथ नहीं हैं। किम योंग हुन पागलों की तरह हंसता है और चिल्लाता है कि एक कल्टीवेटर उनका पीछा कर रहा है। वो खुशी से बताता है कि ये कीमत है उस काम की, जब उसने एक कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टीवेटर का हाथ उड़ा दिया। किम योंग हुन चीखते हुए कहता है कि आखिरकार उसने एक कल्टीवेटर को असली चोट पहुंचाई है। वो जोश में चिल्लाता है कि उसने वो मंजर देख लिया जो अब तक मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए असंभव माना जाता था। ये असंभव सच्चाई सुनकर यून हियन पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। अगर आप लोगों को इस सीरीज में मजा आ रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन को तोड़ना ना भूलें। आप चैनल की ग्रोथ में मदद करने के लिए इस एक्सप्लेनेशन वीडियो के बारे में अपनी ओपिनियन भी कमेंट कर सकते हैं।